नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो हम लोग टॉपिक में देखने वाले हैं, संविधान के भाग एवं अनुच्छेद को देखने वाले हैं। ये आपके प्रयोगशाला परिचारक है, स्वीपर, चौकीदार, भृत्य भर्ती के सिलेबस के अंतर्गत दिया हुआ है, जिसमें भारत का सामान्य ज्ञान है, जिसके अंतर्गत इस पाठ को दिया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एक तो क्या है, प्रयोगशाला परिचारक है जिसमें 100 अंकों का आएगा, जिसमें से 60 अंक विज्ञान करेगा और बाकी 40 अंक सामान्य ज्ञान करेगा। ठीक है, लेकिन जो भृत्य, चौकीदार और स्वीपर है उसमें 100 अंकों का जीएस ही रहेगा, यानी कि सामान्य ज्ञान रहेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, और इसका फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक को देखते हैं हम लोग कि जो भारतीय संविधान है ये जो है मूल रूप से 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। यानी कि उस समय की बात है। कब की बात है? 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हुआ तब की बात है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अगर हम वर्तमान में देखें तो भाग तो 22 है ना, अनुच्छेद जो है 395 है, ये मूल रूप से है। इसके अलावा और ए बी सी डी या खंड खंड करके और अलग से जोड़ा गया है। और जो अनुसूचियां है वहां इनकी संख्या 12 है। पहले कितना था? 8, अब जो है 12 हो गए हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनका जो निर्माण है कितने समय में हुआ है, ये प्रश्न कभी कभी पूछते हैं। तो भारतीय संविधान को जब बनाया गया था, यानी कि 9 जुलाई 1946 में जब पहली बार गठन किया गया इस सभा का, उसके बाद जो बनकर तैयार हुआ उस समय, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ये आता है कि जो प्रारूप है ना, जो भारतीय संविधान को जो मूल रूप से प्रारूप है, इस पर जो है कुल मिलाकर 114 दिनों तक बहस चला है। 114 दिनों तक बहस चला है। अगर प्रश्न ऐसा पूछता है कि हमारे भारतीय संविधान को बनाने में खर्च कितना आया है, तो खर्च आया है 63,96,729 रुपया। ये जो है उस समय की बात है। अगर आज के परिवेश में होता तो यही जो है कई करोड़ रुपया लगता, क्योंकि ये तो है 78 साल पहले की बात है। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको टॉप के 30 क्वेश्चन को बताऊंगा मैं आपको। देखो, 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट इससे भी ज़्यादा बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि बनते हैं। तो समय के हिसाब से मैं आपको लगातार ये सभी वीडियो को कराते रहूँगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप जो है स्वयं से भी पढ़ें, है ना। आप कभी भी, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही, आप कभी भी जितना हो सके यूट्यूब से पढ़ो, वो अलग मैटर है, लेकिन अपने को ना स्वयं से अपने बुक के साथ जरूर पढ़ना चाहिए। बुक में जो जानकारी मिलेगा वहाँ यूट्यूब में नहीं मिल पाएगा, और सबसे ज़्यादा जो समझ है आपको बुक के माध्यम से ही आएगा। इसलिए आप बुक को भी ज़्यादातर फोकस करें। तो पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है। अध्याय मतलब भाग। कभी कभी कंफ्यूज मत होना इसमें कि अध्याय बोला है तो हम तो पढ़े नहीं है। तो अध्याय मतलब भाग है। तो भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया है, अभी बताया था 22 भाग में। ये जो है 22 भाग आंसर सही रहेगा, डी नंबर का। ठीक है, जहां पर जरूरत रहेगा मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दूंगा मैं। दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख है। तो भाई कोई ना कोई नियम बनता है, तो उसमें एक चीज ये रहता है कि अगर भविष्य में इसमें कुछ संशोधन करना है तो कौन से भाग में रखना है, कौन सा अनुच्छेद में रखना है, इसके बारे में भी रहता है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा भाग नंबर 20। भाग नंबर 20 में भारतीय संविधान में अगर कुछ भी संशोधन करना है, उन सभी संशोधन की जो प्रक्रिया है भाग नंबर 20 में दिया हुआ है। अगर प्रश्न ये पूछता है कि भारतीय संविधान का जो संशोधन है वहां किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये रहेगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। कौन से ऐसे भाग है, जो 22 भाग है उसमें बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान इसमें दिया गया है। सही जवाब आ जाएगा भाग नंबर 9 रहेगा।
देखो भाग नंबर 9 में स्पष्ट तौर पे लिखा है पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि जो ग्रामीण पंचायत है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। उनको स्वतंत्र अधिकार दिया गया है अपने हिसाब से पंचायत को चलाने का। ठीक है, यहां पर देखते हैं अगर प्रश्न आता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 243 में पंचायती राज संबंधी जानकारी दिया गया है। और इसमें भी अलग अलग पार्ट है और पार्टों की जो संख्या है क से लेकर न तक है, जैसे क ख ग घ अंग ट ठ ड ढ न, तो ये सभी उसी तक है। अगर ये प्रश्न पूछता है कि कौन से अनुसूचिया में दिया गया है, तो 11वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया है, जो कि 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत है। दोस्तों मैं इस सभी जानकारी को ना आपको बताने का प्रयास करता हूं ताकि अगर कोई ना कोई ढंग से प्रश्न दे तो वहां प्रश्न बन सके। चौथा प्रश्न है संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। दोस्तों ये प्रश्न ज्यादातर प्रश्न पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर हो सके पूछ दे तो इसलिए आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के भाग नंबर 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान दिया गया है। अगर यहां पर देखिए कि कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो संख्या है वहां 369 से लेकर 392 तक है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। देखो ये जो हुआ है भाग नंबर क्या है 9, भाग नंबर 9 क्या है, ग्राम पंचायत है ना, पंचायती राज है। और उसी तरीके से भाग नंबर 9 के का यानी कि ए वाले पार्ट में जोड़ा गया है नगर पालिकाओं से संबंधित जानकारी को जोड़ा गया है। और ये जो है अगर बात करें कौन से अनुसूची में शामिल किया गया है, तो 74वें, क्योंकि 73वें में कौन है, ये है ना पंचायती राज है, तो 74वें में कौन है, संवैधानिक संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है नगर पालिकाओं के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है डी आंसर सही रहेगा। अगला है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, इसका जो जवाब आ जाएगा वहां चतुर्थ भाग। अब देखना जो चतुर्थ भाग है उसमें इसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख किया गया है, तो आंसर क्या जाएगा बी नंबर, जिसमें चौथा भाग है। अगर प्रश्न आता है कि कौन से अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 तक है ना। नीति निर्देशक का जो सिद्धांत है वहां आयरलैंड से लिया गया है, आपको इसे भी याद रखना है। अगला है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार प्राप्त है। देखो ये जो मूल अधिकार है ना सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वहां कितना भी अमीर क्यों ना हो और कितना भी गरीब क्यों ना हो, उन सभी को भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार प्राप्त है। और ये भाग नंबर 3 के अंतर्गत दिया हुआ है। दोस्तों कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान में मूल जो अधिकार दिया गया है कौन से अनुच्छेद के तहत है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक से इसमें दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे कि पहले क्या है 7 मूल अधिकार था, लेकिन अब जो है वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, यानी कि मूल अधिकार है। तो आपको इतना समझना है। ठीक है, अगला है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो संविधान के किस भाग में दिया गया है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के बारे में, भाग नंबर 4 के क में दिया गया है। भाग नंबर 4 के क में दिया गया है मूल कर्तव्यों के बारे में, जो कि अनुच्छेद नंबर है 51 क के तहत इसे शामिल किया गया है। आपको ना ये सभी जो अलग से और खंड बने रहते हैं इन सभी को याद करना है। 9वां नंबर का प्रश्न है भारत के संविधान का भाग 15 किसके बारे में बताते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हम सभी के साथ ये होता है। देखना क्या बोला गया है कि संविधान का भाग नंबर जो 15 है वहां किसके बारे में बतलाता है, तो आंसर जाएगा निर्वाचन के बारे में है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के बारे में है। अगर इनका अनुच्छेद को अगर देखें तो फिर अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक से इसे शामिल किया गया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस भाग में किया है।
तो संविधान में आपातकाल, आपातकाल जैसे कि एक तो है कोई बाहर का देश आक्रमण करता है उस समय आपातकाल लगता है, एक होता है वित्तीय आपातकाल होता है, एक होता है सशस्त्र आपातकाल। 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं हमारे संविधान में। तो यहाँ पर क्या है, संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस भाग में दिया गया है, तो ये रहेगा भाग नंबर 18। भाग नंबर 18 के तहत है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। और ये आपातकाल संबंधी जो जानकारी है जर्मनी से है, ठीक है, जर्मनी देश से लिया गया है। अगला है सुमिलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर ना आपको सुमिलित करना है सूची 1 और सूची 2 में। जैसे कि भाग 9 है, तो अभी बताया था भाग 9 जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसका मतलब 9 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज और बताया था 9 का ये जो है नगर पालिका से संबंधित है, तो आप इसे यहाँ पर जोड़ सकते हो। इतना हो गया। उसके बाद जो है भाग नंबर 8, तो भाग नंबर 8 जो है संघ क्षेत्र से दिया गया है, संघ क्षेत्र से, ठीक है। उसके बाद भाग नंबर 4 के क के अंतर्गत है मूल कर्तव्य है, इसका मतलब इसका आंसर जाएगा 3, 1, 4, 2 सही रहेगा, जो कि दूसरा आंसर सॉरी ए नंबर का आंसर सही रहेगा, ठीक है। इतना समझ गए ना। अगला है भारतीय संविधान के भाग 7 को किस वर्ष निरस्त किया गया। भारतीय संविधान के भाग 7 को किस वर्ष निरस्त किया गया है आपको देखना है। इसका मतलब जैसे कि हमारे देश में जो संविधान है उसमें 22 भाग थे, तो अब तो 7वां नंबर के भाग निरस्त हो गए, इसका मतलब 21 है, नहीं 22 ही रहेगा, लेकिन हाँ वो जरूर उसे निरस्त कर दिया गया है। तो किस वर्ष निरस्त किया गया, 1956 में। क्यों निरस्त किया गया इसको आपको देखना है। जैसे कि देखो, जब देश बना मतलब जो संविधान बना है उस समय हमारे देश में जो यूटी वाला राज्य है, यानी कि जो संघ शासित क्षेत्र है, और साथ ही साथ जो राज्य है उसका जो अलग से गणना था, यानी कि जिसके बारे में पहली अनुसूची में शामिल किया गया था, भाग नंबर 1 के अंतर्गत है, जिसमें राज्य और संघ शासित क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। लेकिन जब जो है 1956 में भाषा के आधार पर जो राज्यों को गठन किया गया, उस समय पूरे देश का जो राज्य है और खासकर से जो संघ शासित क्षेत्र है इसको पुनर्गठन किया गया। तो जब पुनर्गठन किया गया 1956 में, तो स्वतः ही जो भाग नंबर 7 का जो पहली अनुसूची के अंतर्गत जो वर्णन किया गया था वो सभी निरस्त हो गए। तो यही इसका आंसर रहेगा, ठीक है, आपको इतना समझना है। अगला है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो अंतिम रूप से मतलब ये कब तैयार हुआ है, 26 नवंबर 1949 की बात है। तो अंतिम रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल है, ठीक है। अगला है प्रारंभ में संविधान को लागू किया गया तब कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था। देखो यहाँ पर ना बहुत ही अच्छा जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू कब किया गया है, 26 जनवरी 1950 को, यानी कि नवंबर, फिर आ गया दिसंबर, फिर आ गया जनवरी, कुल मिलाकर 2 महीने के बाद ही संविधान को लागू किया गया है। लेकिन आपको ये बताना है कि सबसे पहले जब लागू किया गया 26 नवंबर को, तो कुछ ऐसे अनुच्छेद है जिसे लागू कर दिया गया था, उनकी जो संख्या है वहां 15 रहेगा। 15 ऐसे अनुच्छेद है जो कि उसी समय लागू कर दिया गया था। यहाँ पर 26 नवंबर 1949 रहेगा, जैसे कि क्या है 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 388, 397, 392 और 393, ये 15 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसे 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। लेकिन जितने भी शेष और बाकी है ना, इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो देखो क्या बोला गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ये जो है भारतीय संविधान के सबसे पहले अनुच्छेद में ही किया गया है, अनुच्छेद 1 में है। इसका मतलब है भाग नंबर 1 आ गया, तो भाग नंबर 1 में 3 अनुच्छेद है, 1, 2, 3। तो पहले अनुच्छेद में भी 3 पार्ट हैं, जैसे कि इंडिया अर्थात
जैसे कि भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा क्या है, दूसरा अनुच्छेद में है जो पहली अनुसूची के बारे में वर्णन है उसी चीज को शामिल किया गया है। और एक तीसरा आ जाएगा कि भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हो सभी इसी में समाहित हैं। तो ये हो गया अनुच्छेद 1। अगला है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहां अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। ठीक है, बी आंसर सही रहेगा, नागरिकता संबंधी प्रावधान। और ये जो है भाग नंबर 2 में उल्लेखित है। और अगर प्रश्न आता है कौन से देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता है, हमारे देश का कोई भी व्यक्ति विदेश में जाकर नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकता। ये कई देश में रहता है दोहरी नागरिकता, यहाँ भी है वहाँ भी है, ऐसा नहीं, हमारे देश में सिर्फ एक है। अगर आपको लेना है तो भारत में रहो, नहीं रहना है तो फिर विदेश में जाकर नागरिकता ले सकते हो। अगला है किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो जो मूल अधिकार है बताया था आपको, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, जो कि 6 मूल अधिकार शामिल है। 6 मूल अधिकार, एक तो था लेकिन उसे हटा दिया था, है ना, संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया था, अब वो कानूनी अधिकार में चला गया है। अगला है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्राप्त करता है। तो ये आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद नंबर 16 में इस बात का उल्लेख किया गया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि लोक नियोजन के विषय के अवसर की क्षमता है, यानी कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है। अगला है भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। अस्पृश्यता मतलब जो है छुआछूत की जो भावना है, ये पहले होता था अलग बात है, लेकिन जब से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि छुआछूत करना गलत बात है, इसके लिए कठोर कानून बनाया गया है। तो ये जो है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है, अस्पृश्यता का अंत। 20वां नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। राष्ट्रपति की जो पद है उसके लिए पुनः निर्वाचन, इसका मतलब होता क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आप इसको समझना। इसके बारे में ना भाग नंबर 5 में वर्णन किया गया है। इसके मुताबिक राष्ट्रपति के पद पर रह चुका कोई भी व्यक्ति संविधान के प्रावधान के तहत अगले 5 साल के लिए राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव लड़ सकता है। यानी कि जैसे कि अभी कौन है राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, और ये चाहेगा तो फिर आने वाला जो पंचवर्षीय यानी कि इनका जो समय खत्म होगा उसके बाद पुनः यहाँ लड़ सकता है राष्ट्रपति पद के लिए। हालांकि ये बात अलग है कि उसे कोई पार्टी समर्थन करता है कि नहीं करता है, वो अलग मैटर है, लेकिन लड़ सकता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद नंबर है 57, अनुच्छेद 57 के तहत है। अगला है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 19 में किया है। आप देखना प्रेस की स्वतंत्रता उसमें नहीं लिखा है, क्या लिखा है, बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की जो आज़ादी है वही शब्द लिखा है। इसका मतलब प्रेस में क्या होता है, मीडियम क्या होता है, न्यूज़ में क्या होता है, बोलने की स्वतंत्रता है, इसलिए आप इस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कोई यूट्यूब पे अपनी विचार रखता है, वो सभी क्या है, स्वतंत्र हैं, किसके आधार पर, अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्र हैं। अगला है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के जो शोषण होता है तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से है, अनुच्छेद नंबर 24। अनुच्छेद 24 में स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, वहां कार्य नहीं कर सकता। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है।
देखो कहने का मतलब ये है कि जो ग्राम पंचायत का गठन होना है वहाँ भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारों को निर्देश देता है, तो ये रहेगा अनुच्छेद नंबर 40 है, जिसे भाग नंबर 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि आप देखना पहले होता था, अब तो खैर बदल रहा है समय, 2 से 3 गांव मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाते थे क्योंकि जनसंख्या नहीं था। अब जो है जनसंख्या होते गया तो फिर एक एक गांव को ही ग्राम पंचायत का नियुक्ति किया गया है। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो संविधान का कौन से अनुच्छेद जो कि मंत्रिपरिषद यानी कि जो प्रधानमंत्री वाला बात है वही बोला गया है, तो अनुच्छेद 75। इसके तहत जो है प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वहाँ राष्ट्रपति करेगा। अब देखना प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाता है वहाँ राष्ट्रपति दिलाता है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म विधेयक की परिभाषा दी गई है। दोस्तों ये धर्म विधेयक संबंधी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने की पूरी तरह संभावना है। तो धर्म विधेयक की जो परिभाषा है वहाँ अनुच्छेद 110 के तहत दिया गया है। धन विधेयक उसे कहते हैं जिसमें टैक्स लगाने और टैक्स खत्म करने, उधार लेने, संचित निधि से धन की निकासी करना, लेखा परीक्षा और लेखा से संबंधित अधिनियम शामिल होते हैं। धन विधेयक को केवल लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता। ठीक है। अगला है कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है उसे अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है वहाँ अनुच्छेद 123 के तहत है। अनुच्छेद 123 के तहत इसे शामिल किया गया है। 27वें नंबर का प्रश्न क्या है कि किस अनुच्छेद में संवैधानिक प्रावधानों की संघीय सदस्य राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करती हैं। तो ये जो जवाब रहेगा ना दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 245। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि संसद और राज्यों के जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की जो सीमा के बारे में बताता है अनुच्छेद 245। अगला है कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद में राज्य सूची के विषयों के लिए, एक तो है राज्य सूची है, एक है संघ सूची है, एक समवर्ती सूची है जो कि भाग नंबर 7 के अंतर्गत है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 249 रहेगा। अनुच्छेद 249 में यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है या हितकर है, तो संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है। अगला है किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवा मतलब जैसे कि IAS है, IPS है और IFS है। ठीक है। और राज्य स्तर पर क्या है आपको सभी पता है, डिप्टी कलेक्टर है और डिप्टी SP है। तो यही है अखिल भारतीय जो सेवा है नेशनल स्तर पे और राज्य स्तर पे अभी बताया था वो। तो ये जो है प्रावधान है अनुच्छेद 312 के तहत इसे शामिल किया गया है। अगला है किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बताया था भाग नंबर 15 में निर्वाचन आयोग संबंधित है और ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 324, जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक शामिल किया गया है। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। बताना है भारतीय संविधान के समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।